जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 के विषय हिस्ट्री अर्थात हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। जो चैप्टर है हमारा कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये है चैप्टर। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के क्लास 8 के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या अतीत से वर्तमान। तो आइए फ्रेंड इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला, इसमें भरने वाला। इसमें बोल रहे हैं पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक क्या, मुनाफा कमाना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी सब यहाँ पे आया था, अंग्रेज सब, तो क्या करता था, वो सब सिर्फ अत्याचार करके क्या करता, अपना मुनाफा के लिए सोचता था। नेक्स्ट हमारा 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे देश कहा गया। इसे कहा गया पुनर्जागरण। जो सब सोया हुआ था देश की प्रति और किसी भी काम के प्रति, उसी को जगाना, उसी को मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का दूत भारत का किसे कहा था, राजा राम मोहन राय को। इसको ध्यान में रखिए। मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को देश को क्रांति कहा था, तो औद्योगिक क्रांति कहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रांति को क्या बोला था, रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, ये कहाँ रखा था, अभिलेखागार में। नेक्स्ट है हमारा समय के साथ देश और राज्य की देश सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। तो ये भौगोलिक जो ज्योग्राफिकल है उसमें परिवर्तित होता है। तो उसके बाद हमको देना 2 नंबर का। इसमें बोलता है गलत और सही और गलत को बताने के लिए। देखिए वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञात होना। प्रयोग द्वारा ज्ञान क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान। ये सही है, क्योंकि पहले रिसर्च करता है तभी उसको सभी के सामने दिखाया जाता है विज्ञान में। इसमें पहले रिसर्च, उसके बाद उसका परिणाम। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म और के आधार पर बांटना उचित था, तो ये गलत था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बाद कहाँ के लोग ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, ये गलत है। नेक्स्ट है हमारा ऐतिहासिक स्रोत एक आम आदमी के बारे में भी जानकारी मिलती है नहीं। इतिहास में सबको जगह नहीं देता है, महान आदमी को जगह दिया जाता है, तो ये गलत है। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा की आज़ादी के बाद भी वही रही नहीं, तो ये गलत है यार। अभी बदल गया है, क्योंकि पहले अखंड भारत, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार का कुछ हिस्सा आता था, लेकिन अभी नहीं है, तो ये गलत है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, इसको जरूर ध्यान में रखिए, क्योंकि यही हमारा मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्यकाल और आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत में आप क्या फर्क पाते हैं, उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर हो जाएगा मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे कि अभिलेख, पत्थर, चट्टान, ताम्रपत्र, पांडुलिपि की मदद से कुछ खास लोगों के विशेषणों के बारे में कुछ ही जानकारियाँ मिलती हैं। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोत की संख्या अधिक व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए हैं। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या और विविधता और भी वृद्धि हुई है। स्पष्ट उदाहरण से समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियां बनाती थी, जिसकी संख्या बेहद सीमित होती थी। पर आधुनिक युग में छापे खाने यथा पर प्रेस इसको बुलाते हैं कि आविष्कार से, क्योंकि छापखाना का आविष्कार से क्या हुआ, प्रिंट करके छाप कर कोई भी ऐतिहासिक घटना को रखा था। आविष्कार से सरकारी विभाग कार्रवाइयों तक के दस्तावेज की कई
प्रतियां बनाना संभव हो गया है। इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां को अभिलेखागारों एवं पुस्तकालयों में रखा जा सकता है। अब ये भी बड़े महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत साबित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 का 2 नंबर। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किस प्रकार कालखंडों में बांटा? उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? इसका आंसर 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक लिखा। अपनी इस पुस्तक में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 काल खंडों में बांटकर विभाजन कर इस विचार पर अधिक आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंड में इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान लिया। ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश का इतिहास निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म पर नहीं होता है। इसके पीछे कई कारक होते हैं, जिनमें आर्थिक, सांस्कृतिक, औपचारिक और राजनीतिक आदि कारण शामिल होते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास के कालखंडों को बांटने के आधार पर, यानी शासकों का धर्म की ऐतिहासिक परिवर्तन आधार बेहद दकियानुचित विचार है और मैं ऐसे संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? इसका अभिलेखागार, पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टर, कमिश्नर के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड के रूम में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। अब सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल में निर्माण में सहायक हुए? तो इसका आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैल गया। इसके तहत लोगों को आंदोलन कर स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक इनका असर विश्व के अन्य भागों में भी हुआ। जिससे परिणामस्वरूप आधुनिक युग के कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना संभव हुई। साथ ही यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इससे अन्य देश भी लगा और मशीनों पर और उससे बने सामानों पर लोग निर्भर होने लगा। इन पूरी यूरोपीय घटनाओं से आधुनिक काल की प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महंगी भूमिका निभाई। नेक्स्ट है हमारा, आइए करके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बोल रहा है, भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? पता करें। इसके द्वारा कुछ ऐसे तथ्यों को सूचनाओं का संकलन करें जिसका उपयोग हम ऐतिहासिक स्रोत के रूप में करें। इस परियोजना का कार्य आप शिक्षक की सहायता से लिखेंगे। पहली बार जनगणना कब हुआ था? ये हुआ था 1871 में। लॉर्ड मेयो के कार्यालय में पहली बार हुआ था। उसके बाद रिपन में हुआ था। 1882 से जो है जनगणना क्या कर दिया है, 1882 से नियमित जनगणना शुरू करवा रहा था। ये जो जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी होता है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना किया जाता है। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।